इस वीडियो में हम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यूरोप में मध्यकाल में कुछ ऐसे आंदोलनों ने जन्म लिया, ऐसी शक्तियों का विकास हुआ जिसके कारण से मध्ययुगीन संस्थाएं और व्यवस्था और विचार जो है वह खत्म हो गया और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। वस्तुतः इस पूरी प्रक्रिया में जो दो महान आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था मध्यकाल से आधुनिक युग में यूरोप को लाने में, उसमें पहला था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। दूसरी जो शक्ति थी वो था सुधार, रिफॉर्म। इन दोनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज और बौद्धिकता में करी। परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक विचार या राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के अंतर आने वाले विचार जो थे उनमें भी आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत हुई। और इस परिवर्तन को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जिस राजनीतिक विचारक ने रखा वो थे मैकियावेली। यह उनके लेखों में मिलना शुरू हो गया था और इन्हें सर्वप्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारकों में गिना जाता है। इनका जन्म 1468 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1527 में हुई थी। ये ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने पुरानी परंपरा के विचार पद्धति, पुराने परंपरा के लेखन से इतर एक नई शुरुआत करी थी। और इनके ऊपर जो है, इनके लेखन के ऊपर जो है, इनके समय, इनके समाज और राज्य की स्थिति परिस्थिति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। ज़्यादातर विद्वान कोशिश करते हैं, प्रभाव तो लगभग हर एक विद्वान पे होता है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो है वो निरपेक्ष रहने की कोशिश करते हैं और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमी और क्या बेहतर हो सकता है, इसकी कल्पना के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। प्रभाव सब पे होता है, लेकिन मैकियावेली पे अपने परिस्थितियों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, इसीलिए इन्हें अपने समय का शिशु भी कहा जाता है। इसका मूल कारण है मैकियावेली अपने देश और काल से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके विचार और लेख जो है उनके समाज राज्य की स्थिति पर ही आधारित है। जिन परिस्थितियों ने उनके राजनीतिक दर्शन को दिशा दी थी उसमें सबसे प्रमुख कारण जो था उसमें सबसे प्रमुख तत्व जो था वो था इटली का राजनीतिक विघटन और इसके कारण उस समाज में उत्पन्न अव्यवस्था, अराजक स्थिति, अविश्वास की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति आदि थी। दूसरा था राजतंत्र का पुनरुत्थान, एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में जिस पे मध्यकालीन संस्थाओं का प्रभाव और नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था, जैसे चर्च आदि का। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो लगभग सारे आधुनिक राजनीतिक विचारकों पे पड़ा, वो था पुनर्जागरण। तो तीन कारण थे: इटली का राजनीतिक विघटन, निरंकुश राजतंत्र की पुनर्स्थापना, पुनर्जागरण। हालांकि इटली छोटे छोटे नगर राज्यों में विघटित हो गए, असंख्य नगर राज्यों में विघटित हो चुका था, लेकिन आपसी संघर्ष और द्वंद्व और युद्धों के पश्चात जो है इनके काल तक जो इटली के अंदर ही 5 स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व देखा जा सकता था। पहला था नेपल्स, दूसरा था रोमन कैथोलिक चर्च का राज्य, तीसरा था डची ऑफ मिलान, चौथा था वेनिस और पांचवा था फ्लोरेंस। ये भी आपस में संघर्षरत थे। ये जो इटली के अंदर, इटली के विघटन, इटली साम्राज्य के विघटन के बाद जो है
जो ये छोटे छोटे राज्य बने थे ये भी आपस में संघर्षरत थे, और उस समय की तत्कालिक जो बाहरी शक्तियां थी उनका इन क्षेत्रों पे इनके संसाधनों पे नज़र था। वो राज्य जिनका इनके क्षेत्रों पे नज़र था या इन छोटे छोटे राज्यों की संप्रभुता पे नज़र था, वो थे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। वास्तव में जो इटली की विघटित राजनीति थी उसमें स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की महत्वाकांक्षा का भी बहुत ज़्यादा भूमिका थी, क्योंकि ये दुर्बल राज्य थे। जो छोटे छोटे 5 मैंने मेंशन करा है वीडियो में, वो काफ़ी दुर्बल थे, और स्पेन, फ्रांस की महत्वाकांक्षा थी कि इनके क्षेत्रों को हड़प कर अपने राज्यों में शामिल कर लें। इन्हीं चीज़ों ने मैकियावेली के उस सोच को स्वरूप दिया कि एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली राज्य या सरकार राष्ट्र यानी इटली के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, और उसी के माध्यम से ही राज्य के अंदर शांति की स्थापना हो सकती है, देश की रक्षा हो सकती है बाहरी तत्वों से, और देश के अंदर व्यवस्था बनाया जा सकता है, और व्यवस्था के कारण व्यक्ति का हित संभव हो सकता है। व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर सकते थे। और यही जो राजनीतिक विचार जो बाद में कालांतर में उन्होंने विकसित करा मैकियावेली ने, उसमें इसी चीज़ों को जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, 3 उसमें प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, और जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी रचना थी, प्रिंस। इन ग्रंथों में वास्तव में जो है वो शासन कला की विवेचना करी गई थी। किसी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया था, जैसा कि राजनीतिक विचारकों के द्वारा करा जाता है। यह वस्तुतः शासन कला की विवेचना, ध्यान रखिएगा, इसमें शासन कला की विवेचना की गई थी। किसी खास राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हुआ था। सरकार का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, सरकार को कौन सी नीति अपनाना चाहिए जिससे वह शक्तिशाली बने, और सरकार को किन गलतियों से बचना चाहिए जो उसके शक्ति में ह्रास करता हो और शक्तिशाली राज्य की अवधारणा को चोट पहुंचाता हो, इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा थी। उन्होंने किसी बौद्धिक और सैद्धांतिक प्रश्नों में कोई रुचि नहीं दिखाई, न ही उसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांत डेवलप करा या विकसित करा। वस्तुतः इन सारी चीज़ों के पीछे जो कारण था वो था उनका अपने समय के परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित होना और उन समस्याओं का समाधान खोजना। ये चीज़ें ज़्यादा उनके रचनाओं में देखी गई है, इसीलिए शायद उनको अपने समय का शिशु भी कहा जाता है। और इन सब जो उन्होंने जो अपनी रचनाएं करी है उसमें एक सबल और शक्तिशाली राज्य का विचार उन्होंने दिया है, जो सिद्धांतों के प्रति उदासीन शासक से शासित हो, या आप कह सकते हो निरंकुश राजा की धारणा उसमें थी। हालांकि उनकी गणतंत्रीय शासन प्रणाली को भी पसंद करते थे या रुचि थी, लेकिन उन्होंने इसकी उपेक्षा करी अपने लेखन में या अपने ग्रंथों में, क्योंकि उनका मानना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य जिनके आधार पर उन्होंने गणतंत्रीय शासन प्रणाली की उपेक्षा करी या उस पर ज़्यादा कोई विचार नहीं दिया। उसके पीछे उनका कारण था कि गणतंत्रीय शासन प्रणाली तभी सफल हो सकती है या तभी होनी चाहिए या तभी उसकी उपयोगिता है जब जो नागरिक है वो नीति परायण हो, वो ईमानदार हो और वो देशभक्त हो। क्योंकि इन गुणों का अभाव जो है तत्कालीन इटली में था। लोग भ्रष्ट थे, गुटों में बटे थे, स्वार्थी थे। उन्होंने इस गणतंत्रीय शासन प्रणाली को तरजीह नहीं दी और उन्होंने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत
निरंकुश राजा की अवधारणा को विकसित करा। उनके लिए जो ये निरंकुश राजा थे, ये आवश्यक जो है बुराई कह सकते हैं, एक आवश्यक बुराई था। निरंकुशता उनके हिसाब से भी सही नहीं थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, समाज की परिस्थिति के हिसाब से और समाज के अंतिम हित के लिए उन्होंने जो निरंकुश राज्य और निरंकुश राजा की कल्पना करी थी, जो अधिनायक की कल्पना करी थी, वो एक तरह से उन्होंने ही बताया कि ये एक आवश्यक बुराई है। हालांकि उन्होंने जो इस अधिनायक राजा को कार्य सौंपा या उनका लक्ष्य निर्धारित किया, वह था देश को सबल बनाना, संगठित करना और शांति व्यवस्था बनाना। और उनकी अवधारणा में इस पवित्र उद्देश्य के लिए जो उसका अधिनायक है, जो उसका निरंकुश राजा है, वो किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उस समय के हिसाब से आगे की सोच या अवधारणा थी कि आपका लक्ष्य पवित्र है और जो पवित्र लक्ष्य उन्होंने बताया वह शक्तिशाली देश बनाना, संगठित देश बनाना, जो शांति व्यवस्था बनाए रख सके, जो लोगों के हितों का संरक्षण कर सके, बाहरी आक्रमण से रक्षा कर सके। इस पवित्र उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अवधारित अधिनायक या निरंकुश राजा जो है किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। उसकी नैतिकता अनैतिकता का कोई सवाल नहीं है। शायद इसी कारण से कहा जाता है कि मैकियावेली ने राजनीति से नीति शास्त्र की अवधारणा को पूरी तरह से पृथक कर दिया, अपने इस अवधारणा के कारण कि साधन आपका कोई भी हो सकता है उस पवित्र उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो ये अधिनायक से अपेक्षा करते हैं। और यही जो साधन की पवित्रता और पवित्रता के द्वंद्व से ऊपर उठने की का जो विचार है, इसी को मैकियावेलीवाद का सार कहते हैं। उनके हिसाब से जिस प्रकार नाविक कला का आचार शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, नाविक का उद्देश्य अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, उसी प्रकार शासन कला का भी जो है उसका आचार शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल शासन कला संबंधी विचार ही दिए, कोई राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी उनके लेखन में, उनके विचार में राजनीतिक दर्शन और विचार के कई ऐसे विचार का आधार पड़ा जो बाद में व्यवहारिक राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण और आधुनिक राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय और विचार माने गए। मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और अगले वीडियो में मैकियावेली पार्ट 2 में मैकियावेली के सिद्धांतों, विचारों को विस्तृत तरीके से हम उस पर चर्चा करेंगे।